स्टूडेंट एनसीईआरटी का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करता है बट रिसेसिव जीन कैन नॉट एक्सप्रेस in presence of dominant gene। डोमिनेंट जीन अपना असर दिखाता है, अगर रिसेसिव असर नहीं दिखाता डोमिनेंट की प्रेजेंस में। रिसेसिव जीन अपना असर नहीं दिखाता डोमिनेंट की प्रेजेंस में। जैसे मान लो कैपिटल बी प्रोड्यूस ब्लैक कलर, कैपिटल बी ब्लैक कलर बना रहा है और स्मॉल बी प्रोड्यूस वाइट कलर। ये ब्लैक तो नहीं बना पा रहा, तो हम बोलेंगे बॉडी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स थ्रू एंजाइम्स। ब्लैक जैसे ये जीन है बी, इससे एंजाइम बनेगा और एंजाइम ब्लैक कलर का कार्य करेगा। बी जीन है, उससे एंजाइम बनेगा, उससे ब्लैक कलर होगा। जो बी जीन से डोमिनेंट जीन है बी, ब्लैक कलर कैसे देता है? एंजाइम के थ्रू। लेकिन रिसेसिव जीन क्यों असर नहीं दिखाता? स्मॉल बी मान लो रिसेसिव जीन है, ये इसलिए असर नहीं दिखाता, इसके कई रीजन है। रिसेसिव जीन या तो डजंट प्रोड्यूस एंजाइम, रिसेसिव जीन ने वो एंजाइम ही नहीं बनाया जो ब्लैक कलर देता है एक, या तो रिसेसिव जीन ने एंजाइम नहीं बनाया जो ब्लैक कलर का है, या रिसेसिव जीन प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, या इसने ऐसा एंजाइम बना दिया जो फंक्शन नहीं कर रहा। फंक्शन नहीं करेगा तो ना के बराबर होगा, जब नहीं बना तो भी ब्लैक कलर नहीं आया, जब ये फंक्शन ही नहीं करा तो भी ब्लैक कलर नहीं आया। तो रिसेसिव जीन या तो एंजाइम नहीं बनाता, बनाए तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है, या प्रोड्यूस लेस एफिशिएंट एंजाइम्स। वो एंजाइम इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा कि ब्लैक कलर दे सके, थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है, उससे ब्लैक कलर नहीं बन पा रहा जो। तो ये कंसेप्ट डोमिनेंट है। डोमिनेंट जीन अपना असर क्यों दिखाता है? क्योंकि उससे एंजाइम बनता है, फंक्शनल एंजाइम बनता है, एफिशिएंट एंजाइम बनता है। और रिसेसिव जीन अपना असर क्यों नहीं दिखाता? अगर एंजाइम बना नहीं, या नॉन फंक्शनल या लेस एफिशिएंट। जब एंजाइम ढंग से पूरा नहीं बना तो उसका असर नहीं आ पाएगा रिसेसिव जीन का। डोमिनेंट जीन से एंजाइम बना तो अच्छा एंजाइम बना है और फंक्शन कर रहा है एंजाइम, इसलिए प्रोडक्ट बनेगा और ब्लैक कलर आएगा। मतलब डोमिनेंट जितने भी जीन होते हैं वो एंजाइम बनाते हैं और उसका प्रोडक्ट मिलता है हमारे को। जितने भी रिसेसिव जीन होते हैं वो तीन ही रीजन होते हैं उनके असर ना आने के, या तो एंजाइम नहीं बनाया, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया, या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाया। और ये थी कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। वेरिएशन जो होती है, वेरिएशन आर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है। इट वाज नोन टू ह्यूमन 8000 to 1000 BC, 1000 BC से 8000 BC तक। 8000 BC से पहले भी लोगों को पता था कि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गैमेट जो बनते हैं वो वेरिएशन लाते हैं। हम सारे इस दुनिया में डिफरेंट, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम पैदा होते हैं तो वेरिएशन नहीं होती। हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हो रहे हैं इसलिए वेरिएशन है। ये हमारे को इतनी साल पहले पता था।
ये डाटा है एनसीईआरटी की, तीनों टॉपिक एनसीईआरटी के। अच्छा, एक गाय है साहिवाल, साहिवाल काऊ, पंजाब की है। वाज प्रोड्यूस्ड, साहिवाल जो गाय पैदा हुई है वो डोमेस्टिकेशन से पैदा हुई है एंड सेलेक्शन से पैदा हुई है। डोमेस्टिकेशन मतलब हमने पाली है उस गाय को, और सिलेक्शन अच्छी अच्छी गायों को रिप्रोडक्शन करवाया, इसलिए साहिवाल काऊ पैदा हो गई। अच्छी अच्छी गाय ली तो सिलेक्शन मतलब अच्छी अच्छी गाय लेना, उनका रिप्रोडक्शन करवाना और खुद उनको पालना। इसके बाद में जो है साहिवाल काऊ जो पैदा हुई है। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चे के अंदर गुण जाते हैं, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इट इज़ माँ बाप के गुण बच्चे में जाना। इट इज़ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये लाइन एनसीईआरटी की है। माँ बाप के गुण बच्चे में जाते हैं, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, और इसको हेरिडिटी का आधार मानते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? इनहेरिटेंस की यूनिट जीन को बोलते हैं। इनहेरिटेंस की यूनिट जीन है। रेजिनाल्ड सी पुनेट, ये इंग्लैंड का ब्रिटिश जेनेटिस्ट था, ये जेनेटिक्स एक्सपर्ट था, ब्रिटिश जेनेटिस्ट था। ये जो इंग्लैंड का जेनेटिक्स का एक्सपर्ट था, रेजिनाल्ड सी पुनेट, who gave पुनेट स्क्वायर मेथड। पुनेट स्क्वायर जो मेथड जो दिया था वो पुनेट ने दिया था, वो वाला। ये ऐसे खाने बनाते हो ना गैमेट जोड़ने के लिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको जोड़ा, ये सारे पुनेट स्क्वायर कहलाते हैं। ये पुनेट ने बताया था सारा जो। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। को डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल करवाना है मेरे को। को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन 3 टाइप की होती है। हीमोग्लोबिन को HB बोलते हैं। हीमोग्लोबिन 3 टाइप की होती है, HbF, HbA, HbS। F का मतलब फीटल हीमोग्लोबिन, फिटस की बच्चा जो पैदा नहीं हुआ उसकी हीमोग्लोबिन को फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। A का मतलब अडल्ट हीमोग्लोबिन, हम बच्चा पैदा होने के बाद उसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है उसको HbA बोलते हैं। HbS का मतलब सिकल सेल एनीमिया बीमारी वाली, जिस आदमी में सिकल सेल एनीमिया बीमारी है उसकी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है, 3 टाइप की हीमोग्लोबिन। जो जीन HbA जीन फॉर्म HbA हीमोग्लोबिन। HbA हीमोग्लोबिन को बनाता कौन है? HbA जीन। HbF हीमोग्लोबिन को कौन सा जीन बनाता है? HbF जीन किस हीमोग्लोबिन को बनाता है? HbF हीमोग्लोबिन को। और जीन HbS किसको बनाता है? HbS हीमोग्लोबिन को। अगर किसी आदमी के पास HbA जीन भी है, ये वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन भी है, और ख़राब हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन भी है, ये तो होगा मेल। उसकी वाइफ के पास भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन भी है और ख़राब हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन भी है, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? याद रखना होगा HbA और HbS
ये हीमोग्लोबिन को भी दिखाते हो और जीन को भी दिखाते हो। मैं फिलहाल जीन ले रहा हूँ, ये पी जनरेशन है। तो गैमेट जो बनेंगे वो बनेंगे HbA के और HbS के, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब बच्चे का किस रेशो में पैदा होंगे? बच्चे पैदा होंगे, एक तरफ तो हो गया HbA और HbS जीन, HbA और HbS जीन। बच्चा कैसा होगा? ये HbA HbA, ये हो गया HbA HbS, HbA HbS, HbS HbS। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल इसलिए है कि जिस आदमी के पास HbA जीन भी है HbS जीन भी है तो दोनों हीमोग्लोबिन बनेगी, नॉर्मल भी और सिकल सेल एनीमिया की। तो दोनों टाइप के जीन से दो टाइप की हीमोग्लोबिन बन रही है, इसलिए कोडोमिनेंस है। ये जीन भी पूरा अपनी हीमोग्लोबिन बना रहा है, ये जीन अपनी हीमोग्लोबिन बना रहा है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रहा है, खराब हीमोग्लोबिन बना रहा है। दोनों जीन पूरा इफेक्ट दिखा रहे हैं, इसलिए कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और कोडोमिनेंस में रेशो आती है 1:1, लेकिन यहाँ पे 1:1 नहीं आएगी क्योंकि ये मर जाएगा। जो HbS जो है डाइज ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मर जाएगा ये HbS, और इनको कुछ भी नहीं होगा। HbA तो नॉर्मल है ही, और ये HbA नॉर्मल है, HbS ये 1 है, ये 2 है। ये इस पर थोड़ा असर आएगा, HbS के ऊपर थोड़ा असर आएगा। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी है खराब भी है तो थोड़ा इफेक्ट आएगा, मरेगा नहीं। HbA है तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन HbS 20 साल की एज के आसपास मर जाएगा जो, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन खराब वाली हीमोग्लोबिन है और ये एनीमिया से मर जाएगा। जो एनीमिया, हीमोग्लोबिन खत्म होती चली जाएगी टाइम के साथ साथ, तो एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होने को एनीमिया बोलते हैं। और इस बीमारी में RBC सिक्कल जैसे, दराती जैसे, इसलिए मरेगा वो। जो इसमें जो मरेगा वो दराती जैसे RBC है, इसलिए मरेगा। जो सिक्कल सेल RBC की वजह से मरेगा। और RBC हीमोग्लोबिन कम होने से मर गया, HbS ये नॉर्मल रहेंगे। जो तो 1:2 रेशो में आ गए। तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। HbA जीन है, ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना है, दोनों जीन नॉर्मल है। लेकिन HbA HbS है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं, ये अब नॉर्मल, दोनों जीन काम करेंगे, इसलिए ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। इसमें दोनों हीमोग्लोबिन के जीन खराब है तो ये मर जाएगा। जो हीमोग्लोबिन खराब ही खराब बनेगी इसमें। जो चलो, और सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का फ़ायदा ये है, सिकल सेल एनीमिया इज़ यूज़फुल इन अफ्रीका। बीमारी है लेकिन फ़ायदा कर रही है अफ्रीका में। ऐसे लोगों के अंदर सच पर्सन्स लैक मैलिग्नेंट मलेरिया। अफ्रीका के अंदर मलेरिया से लोग बहुत मरते हैं, लेकिन जिन लोगों में सिकल सेल एनीमिया का जीन होता है उसमें ये मलेरिया नहीं होता। वो सिकल सेल एनीमिया से मर जाएगा लेकिन मलेरिया से नहीं मरेगा, तो इसको फ़ायदा है। तो इसलिए बोलते हैं नेचर ने सेलेक्ट कर रखा है HbS जीन को अफ्रीका के अंदर। नेचर ने सेलेक्ट कर रखा है HbS जीन को अफ्रीका के अंदर। इस जीन को ख़त्म नहीं होने दे रहा। इस जीन का फ़ायदा है वहाँ पे कि उसके मलेरिया नहीं होगी। जिनके अंदर HbS जीन है उसके मलेरिया नहीं होती। जो नुकसान करने वाले जीन को लिथल जीन बोलते हैं। हार्मफुल जीन्स आर कॉल्ड लिथल जीन। तो HbS जीन लिथल जीन है, ये हार्मफुल जीन है। और डोमिनेंट लिथल का एग्जाम्पल है ये। डोमिनेंट जीन है जो लिथल है, मार रहा है।
जो जीन किसी को मार दे उसको लीथल जीन बोलते हैं। और डोमिनेंट लीथल जीन का एग्जाम्पल है HBS। लीथल जीन HBS जीन प्लियोट्रोपी का भी एग्जाम्पल है। प्लियोट्रोपी का मतलब होता है मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन। एक जीन के कई असर हो तो उसको प्लियोट्रोपी बोलते हैं। HBS जीन प्लियोट्रोपिक जीन है। ये एक जीन कई इफेक्ट डालता है। जैसे HBS की वजह से हीमोग्लोबिन क्या हुई, अब नॉर्मल। हीमोग्लोबिन खराब हो गई HBS जीन की वजह से, उससे RBC, हीमोग्लोबिन खराब होने से RBC हो गए सिक्कल या दराती जैसे। हीमोग्लोबिन खराब हुई से RBC दराती जैसे हो गए, RBC का नंबर कम हो गया। RBC का नंबर कम हो गया तो RBC हीमोग्लोबिन दोनों ही कम हो गए तो इसको एनीमिया बोलेंगे, एनीमिया हो गया और डेथ हो गई। इस जीन ने, HBS जीन ने हीमोग्लोबिन खराब की, उससे RBC सिक्कल से हो गए, दराती जैसे हो गए। RBC जल्दी जल्दी खत्म होने लगे तो RBC का नंबर कम हो गया, RBC के नंबर कम होने का एनीमिया बोलते हैं जो, और आदमी मर गया जो। तो इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, मल्टीपल इफेक्ट है, इसलिए इसको प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं HBS को। और नुकसान वाले इफेक्ट है इसलिए इसको लीथल जीन भी बोलते हैं। और कोडोमिनेंस का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि दो जीन पूरा इफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे RBC के अंदर, तो ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी है और मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ।